हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम कर रहे हैं भाई दिसंबर 2020 और जून 2021 का यूजीसी नेट का हिंदी का पेपर। आप सभी को पता भाई मैंने 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं, यानी हमारे जितने भी हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू है 2005 से लेकर 2024 तक, वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा भाई, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। क्या भाई जो चंद्रबरदाई जी हैं उन्होंने पृथ्वीराज रासों में ठीक है किस छंद का प्रयोग किया है वो हमें बताना है। अरिल, पदड़िया, कवित्त, सवैया। तो भाई मुख्यतः पूछा है तो भाई कवित्त छंद का प्रयोग किया चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में। तो भाई चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित्त छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें दोहा, कवित्त, छप्पे, तोमर, त्रोटक, ग्राहा आदि हैं। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। क्या भाई जो चंद्रबरदाई जी है उसको क्या है ये छप्पे छंद का क्या माना जाता है, विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने भाई। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? जो कविता क्या है वो क्या है, एक निबंध है। और कहाँ पे है? चिंतामणि जो रामचंद्र शुक्ल जी का है उसमें क्या है ये संकलित है। और हमसे पूछा भाई कौन से भाग में संकलित है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो भाई जो कविता क्या है ठीक है वो एक भाग में संकलित है। ये देखते हैं आगे, कविता क्या है? निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि निबंध 4 भागों में विभक्त है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध निम्न है: भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लाभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहली बार भाई प्रथमतः विचार विधि नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, आप ध्यान से इसको पढ़ना भाई। क्या है अगला क्वेश्चन? सही तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं वो हमें बताना है। कौन सा? प्रभाववादी, जो प्रभाववादी है, हाँ रुको भाई, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से है वो हमें बताना है। तो प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व है। ठीक है, पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। चौथा है, सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो भाई देखते हैं, जो पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना ये ठीक है। फिर है सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता, ये भी ठीक है भाई। तो हमारा 2 और 4 ठीक हो गया, यानी डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, ये रहा। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता, यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्म प्रधान आलोचना के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है: भावुकता का महत्व होता है, इसमें विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता होती है। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पदम सिंह शर्मा तथा शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख भाववादी समीक्षक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता है? क्या भी निम्नलिखित में से कौन चंद्रबाला रास के रचयिता हैं? जिन धर्मसूरी, सुमतिगण, मुनि, जिन विजय या आसगु। तो आसगु कवि क्या है? चंद्रबाला रास के रचयिता रहेंगे भाई।
चंद्रमाला रास के रचयिता आसगु है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है जीवदया रास, अन्य रचनाएं एवं रचनाकार। ठीक है, जो आसगु कवि है उनका एक और ग्रंथ है, कौन सा? जीवदया रास। ठीक है, तो नेमिनाथ रास रचना है नेमिनाथ रास, मुनि सुमति गणकी है। रेवंतगिरी रास ये विजयसेन सूरी की है। श्रावकाचार्य देवसेन की है। तुलिभद्र रास ये जिनेंद्रम सूरी की है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका आएंगी भाई 1940 के लगभग, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी, तो पहले ये आएगा भाई। ठीक है, फिर उसके बाद कबीर आएगा, देखो 3 पे, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। नीचे देखते हैं इसका साथ। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम देख लो। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ठीक है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? वामा शिक्षक में, परीक्षा गुरु में, नूतन ब्रह्मचारी में, या स्वामा सौपन में? परीक्षा गुरु में है, परीक्षा गुरु में। ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का उपन्यास है और इसके लेखक है श्री निवास दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कहा है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, इस काव्य का प्रतिपाद्य है। तो ये क्या है? हाय रुक गया वही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, इस काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? तो स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं, यही है भाई, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा, ये भी नहीं, स्त्री पुरुष स्वच्छंद, ये भी नहीं है भाई। ठीक है, तो देखो, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त पंक्ति सुमित्रानंदन पंत कृत परिवर्तन से उद्धृत है। ठीक है, इनकी कविता परिवर्तन है उसमें से ली गया है, सुमित्रानंदन पंत की भाई। अगला क्वेश्चन है 8वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना। तो शेखर एक जीवनी, तमस, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आचर। तो सबसे पहले तो एक आएगा, तो एक इसमें भी है। उसके बाद आएगा शेखर एक जीवनी के बाद तमस आएगा, तो भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे देख लेते हैं उपन्यास और उपन्यासकार, प्रकाशन वर्ष। शेखर एक जीवनी किसका भाई? अज्ञे जी का है। ठीक है, किसका? शेखर एक जीवनी किसका है? शेखर एक जीवनी अज्ञे का है। प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी, भाग 1, 1944 भाग 2। तो शेखर एक जीवनी है, अज्ञे जी का उपन्यास है, इसके 2 भाग है। ठीक है, 1940 में पहला भाग आया था, 1944 में दूसरा भाग आया था। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, और 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का है और 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। तमस भीष्म साहनी का है, 1973 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची दो से हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, आगे है और ये है भाई, तो हम इसको सीधे सीधे ही कर लेते हैं, यहीं से कर लेंगे। मिलान है, सीधे सीधे मैं आपको बता देती हूँ कौन सी रचना किसकी है। प्लेटो, यान विमसार डब्ल्यू के लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री, कोलरिज लेक्चर ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस दी ग्रेट एडिशन। ये भाई ये इनके ग्रंथ है, प्लेटो के ग्रंथ ये रहे। ठीक है, जितने भी हमारे पाश्चात्य
समीक्षक हैं उनके ये ग्रंथ हैं जो हमारे सामने प्लेटो, यान विमसास्ट इब्लू, W.K. लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री, कोलरिज लेक्चर ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लिविस द ग्रेट एडिशनल। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? ठीक है, तो भामा, वामन, कुंतक या भोजराज। तो भोजराज ने भाई रीति का एक भेद अवंती को माना है। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। क्या भाई रीति को क्या कहा है? काव्य की आत्मा वामन ने। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। क्या भाई? वामन जी के अनुसार विशिष्ट पद रचना क्या है? रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। पहला वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। ये वामन जी ने भेद किए हैं रीति के भेद। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? क्या भाई? भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है या भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो भाई भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को क्या है? जगाता है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस नाटक में कुल 6 अंक है। ठीक है, अंक भी इसके पूछे जाते हैं। कितने अंक? भी 6 अंक है। 6ठे अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापक चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरव में अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्मधिकार कारुणिक अनंत वह छाती में चाकू भोंक कर आत्महत्या कर लेता है। अगला क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी है ये हम देखते हैं। जीवन की निरर्थकता का बोध करना। ठीक है, जीवन की सार्थकता का बोध, ये नहीं है। मृत्यु बोध, ये भी ठीक है। परंपरा के प्रति आस्था, ये नहीं है। तो दूसरा और तीसरा नहीं है, यहाँ भी काट दो, यहाँ भी काट, दूसरा और चौथा नहीं है, दूसरा और चौथा नहीं है भाई। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 4 इसमें है। पहला और तीसरा ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जीवन की निरर्थकता का बोध तथा मृत्यु बोध अस्तित्ववाद की विशेषता रहेगी। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। और उसमें भाई जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है ये हमें बताना है। सस्वर वाचन, गुनाकर, मौन रहकर, ऊंचे स्वर में। तो मौन रहकर क्या थे? हरिवंश राय बच्चन के पिताजी गीता वाचन करते थे। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर गीता वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है जो निम्न प्रकार है। पहली है, क्या भूलूं क्या याद करूं नीड का निर्माण फिर बसेरे से 10 द्वार से सोपान तक। अगला क्वेश्चन है 14वां, थॉमस टेंस इलियट के अनुसार परंपरा है। ठीक है, संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी नहीं है, जीवित संस्कृति का एक अंश है भाई। ठीक है, परंपरा थॉमस टेंस इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृति निम्न है। द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म आदि। अगला क्वेश्चन है 15वां, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसमें अपने समय की राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? तो देवी शंकर अवस्थी का, मधुरेश का, नामवर सिंह का या भवद्दे पांडे का। तो भवद्दे पांडे का ये कथन है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन भवदेव पांडे का है।
चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसकी लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष है, यानी बंग महिला भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो अल्बर्ट कैमू है, एजरा पाउंड नहीं है भाई। तो अपने क्वेश्चन का भी आंसर ठीक रहेगा। मार्टिन हेडर ये भी अस्तित्ववाद के हैं। जा पाल सत्रा ये भी अस्तित्ववाद के चिंतक हैं। तो एजरा पाउंड किसके हैं? अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, ये बिंबवाद के चिंतक हैं। ठीक है। ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड है। क्या भी? ABC ऑफ रीडिंग ये इनकी पुस्तक है एजरा पाउंड की। जबकि अल्बर्ट कैमू, मार्टिन हेडगर तथा जा पाल सत्रा अस्तित्ववादी चिंतक है। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन किरकेगार्ड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 17वां, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो एलन टेट, टिलियर्ड, कलिंथ बुर्क्स भाई, सर विलियम एम्पस। तो कलिंथ बुर्क्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक है कलिंथ बुर्क्स है। कलिंथ बुर्क्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। एक कौन सा? विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है भाई। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री 1948 ईस्वी की पुस्तक के लेखक एलन टेट है। ठीक है। द 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूइटी पुस्तक के लेखक विलियम एम्पसन है भाई। द डायरेक्ट एंड ओब्लिक्स पुस्तक के लेखक टिलियर्ड है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, देखते हैं। सुंदरता का आलोक स्त्रोत्र है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुंदरता का आलोक स्त्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। तो पंक्तियों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो सुमित्रानंदन पंत जी इस पंक्ति के रचयिता रहेंगे भाई। आगे देखते हैं। सुंदरता का आलोक स्त्रोत फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। यह काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। छायावादी कवि एवं काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार भाई। जो छायावाद के कवि थे और उनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं वो नीचे दे रखी है। तो देखते हैं। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता है, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता है? तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति रहेगी। अब शब्द अथरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये किसके? सुमित्रानंदन पंत की है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझाना। तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है लाला श्रीनिवास दास की रचना भी। तो कौन कौन सी है लाला श्रीनिवास दास की रचना? प्रहलाद चरित्र है। ठीक है। रणधीर प्रेम मोहिनी भी इन्हीं की है। ठीक है। नियम निर्घोष ये नहीं है। कीर्ति केतु भी इनकी नहीं है। तो पहली और दूसरी इनकी है। तो पहली और दूसरी ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। प्रहलाद चरित्र तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 ईस्वी प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का उपन्यास कहा है। कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम थे भाई। अगला क्वेश्चन है गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। केवल खुशी के गीत लिखता है कि कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है। ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला और दूसरा इसका भी ठीक रहेगा। ठीक है। व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है।
तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक 1951 के कवि हैं। ठीक है, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, जो हमारा प्रयोग हुआ था जब अज्ञे जी ने तार सप्तक की स्थापना की थी, यानी उन्होंने 4 सप्तक क्या संपादन किया था। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र जी है वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य हैं परिवर्तन जी 1976, चकित है दुख 1968, इदम नैमम 1977, अंधेरी कविताएं 1968, त्रिकाल संध्या 1978, गांधी पंचशती काफ़ी बार पेपर में पूछा गया 1969, बुनी हुई रस्सी 1971 आदि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भी इनकी। अगला क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है भाई, अभिकथन और कारण। तो देखते हैं अभिकथन और कारण में। अभिकथन है वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। ये भी ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा भाई। देखते हैं किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारे सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुई थी भाई। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन कौन से हैं? तो देखते हैं विभाजन की त्रासदी है, नारी की व्यवस्था और शोषण है। ठीक है, आगे देखते हैं सांप्रदायिक दंगों की भयावहता है या भारत छोड़ो आंदोलन है। तो देखो भाई इसमें एक तो ये है सांप्रदायिक दंगों की भावना, ठीक है, और एक है इनका विभाजन की त्रासदी। तो पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक रहेगा भाई, पहला और तीसरा बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 का वतन और देश। ठीक है, जो प्रथम भाग है, ठीक है, झूठा सच का, वो 1958 में प्रकाशित हुआ था। इसका क्या नाम था? वतन और देश। दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ था, देश का भविष्य नाम से। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास है दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949 इत्यादि। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे भाई। तो देखते हैं, एक मिनट, सीधे सीधे ही देख लेते हैं। ठीक है, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कलप अपार, ये परिवर्तन से हैं। तुम भूल गए पुरुष तो मुँह में कुछ सत्ता है नारी की, ये कमायनी की भाई। ठीक है, परिवर्तन अभी किसकी आई थी? किसी कविता सुमित्रानंदन पंत की। और कमायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अभी मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कलप अपार, परिवर्तन से है। भूल गए पुरुष तब में मोह में कुछ सत्ता है नारी के, कमायनी से है। सिंधु की निसीमिता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, ये सांदे गीत से है भाई। और किसके है सांदे गीत? कमेंट में आप मुझको बताना। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पास से। क्या भी उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पास से। तो ये प्रिय प्रवास की है और ये किसकी है? हरिओं जी की रचना रहेगी। भाषा भूषण का विवेच्य है, जो भाषा भूषण है उसका विवेच्य क्या है? छंद है, अलंकार है, रस है,
ध्वनि है। तो भाषा भूषण का वाच्य क्या रहेगा? अलंकार। ठीक है, भाषा भूषण। ठीक है, भूषण क्या होते हैं? अलंकार, गहना। वाच्य क्या है? अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक कौन है? जसवंत सिंह है। इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रबोध, चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार आदि। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। जो कुबेरनाथ राय है, इसके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। भैया का जंगल, कामधेनु, आगम की नाव, दूसरी सतह नहीं है भाई, 2 और 3 है इनके निबंध, कामधेनु और आगम की नाव। तो कामधेनु और आगम की नाव कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, रस आकेट, गंधमाधव, विषाद योग, निषाद बासरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका इत्यादि। जबकि भैया का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र है तथा दूसरी सतह निबंध के लेखक शरद जोशी है। अगला क्वेश्चन है 27वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले इसमें भारत की भाषा की समस्या, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद्र और उनका युग, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। तो भाई सबसे पहले प्रेमचंद्र का युग आएगा। ठीक है, तो इसमें सी में है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देख लेते हैं नीचे। प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारत की भाषा की समस्या 1978 में, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985 में, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986 में। और ये सभी रचनाएं डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। प्रेमचंद्र और उनका युग, भारत की भाषा की समस्या, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, रामविलास शर्मा की ही ये सभी रचनाएं रहेंगी। आगे क्या है? आगे भाई अभिकथन, एक मिनट भाई, कौन सा क्वेश्चन था? 28वां। 28वां क्वेश्चन है अपना, देखते हैं। अभिकथन है और कारण है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अभिकथन नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। ठीक है, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। ये गलत है भाई, तो ए तो सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा चित्तौड़ का सर्वनाश। तो ये रूप नारायण पांडे की है। ठीक है, तो ए का तीन भाई ए ऑप्शन में है। बसंत, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 4, जुलूस रुका विवेकी रॉय। गांव का मन, ये विद्यानिवास मिश्र जी की रहेगी। तो ये ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा भाई। चित्तौड़ का सर्वनाश रूप नारायण पांडे की, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जुलूस रुका है विवेकी रॉय की है, गांव का मन विद्यानिवास मिश्र जी की रचना रहेगी। अब फिर क्या है, इसको मिलान करना है, तो देखते हैं। सप्तपर्णी, जो सप्तपर्णी है ये किसकी? भीष्म साहनी की रचना रहेगी भाई। लौट आओ धार, ये दूधनाथ की भाई। तो ए का 2, बी का 4, तो ए का 2, बी का 4 डी ऑप्शन में है। आगे देखते हैं। हम अश्मत, कृष्णा सोबती का, सी का 1 हो गया। आज के अतीत, गिरिराज किशोर का है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर के भाई, सॉरी। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह की, हम अश्मत कृष्णा सोबती की, आज के अतीत भीष्म साहनी की रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। ये कथन किसका है? तो ये कथन भाई रामविलास शर्मा का रहेगा। तो किसका कथन है? ये रामविलास शर्मा का ये कथन रहेगा। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति है प्रेमचंद्र 1941,
भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949 आदि भी। अगला क्वेश्चन है, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? ठीक है, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। तो सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर नहीं है, भैया पूछा है, उर्मिला का विचार नहीं। मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती है, बिल्कुल ठीक है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती है, ये भी ठीक है। किसान राज समाज से अधिक सुखी है। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, ये क्या है, ये गलत है। तो डी ऑप्शन अपना गलत होगा। हम राज्य यानी ऑप्शन यही ठीक होगा, हम राज्य लिए मरते, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का यह विचार राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है सही नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है भाई, ये हमें बताना है, तद्भव नहीं है। तो देखते हैं, तद्भव नहीं यानी तत्सम है। राय, खेत, दाहिना या कवि, जो कवि है वो तद्भव नहीं है भाई। तो डी ऑप्शन अपना ठीक होगा, यह तत्सम शब्द है। अन्य तद्भव शब्दों का तत्सम शब्द निम्न है, राय का राजा, खेत का क्षेत्र, दाहिना का क्षेत्र, दक्षिण भाई। अगला है अभिकथन और कथन है, देखते हैं। कारण है अभिकथन है, स्त्री विमर्श स्त्री असमिता का समर्थन करता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह स्त्रीतर असमिता का परम विरोधी है, ये क्या है, असत्य है। तो भाई देखते हैं, इसका सी ठीक है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे है आगे के उपन्यासों के पात्र, भाई उसमें ही देख लेते हैं सार में, कंप्लीट में। आगे के उपन्यासों के प्रमुख पात्र भुवन और सरस्वती है। आगे के 3 प्रमुख उपन्यास एवं उनके पात्र इस प्रकार है। शेखर एक जीवनी 2 भाग में है, अभी बताया था मैंने। शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि इसमें पात्र है भाई ये उपन्यास के। नदी के दीप ये भी अज्ञे जी का है, इसमें भुवन है, रेखा है, गोरा है और चंद्रमाधव है। एक अपने अपने अजनबी सेल्मा और योके है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, घूम फिर के पेपर में पूछे ही जाते हैं पात्र, इनसे अच्छी प्रकार से आप ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, पात्रों से देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो देख लेना आप। तो कमला है भाई मेला पात्र, मेला आंचल की ये पात्र। शाहनवाज नहीं है भाई, सहदेव सिमिर ये है भाई, ठीक है, लेकिन बलदेव भद्र नारायण ये नहीं है, पहला और तीसरा ठीक है, कमला और सहदेव मिसिर। तो कमला और सहदेव मिसिर मेला आंचल उपन्यास के पात्र है। मेला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र है बालदेव, बावनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खेलावन, रामदास, सेवादास, राम किरणपाल सिंह, डॉक्टर प्रसाद, तहसीलदार, वासुदेव आदि। मेला आंचल 1954 ईस्वी का उपन्यास है और फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, और यह एक आंचलिक उपन्यास है। अगला 37वां, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? भाई शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भाई? तो राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित रामायण। तो भाई राम सतसई और कड़खा रामायण ये भाई शिव सिंह सरोज में गिनाए गए रामचंद्र शुक्ल द्वारा ग्रंथ है, पहला और दूसरा, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। अगला है 38वां क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि साहित्यिक संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। क्या भाई मैं चाहता हूँ कि साहित्यिक संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियाँ एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? ठीक है, तो एक लंबी
कविताकांत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा सन एक मित्र की पत्नी का प्रश्न। तो देखो भाई ये साहित्य की डायरी में प्रकरण है, 4 प्रकरण तो यहाँ पे दिए गए हैं और जो ये ऊपर पूछा है ये तीसरा सन में से ली गई है। तो मैं चाहता हूँ कि साहित्यिक संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियाँ एक साहित्य की डायरी के तीसरा सन प्रकरण से ली गई है। एक साहित्य की डायरी निबंध संग्रह के लेखक गजानंद माधव मुक्तिबोध है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। होली है, ठीक है, जो होली है ये किसका, ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो ए का 3, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। पीछे मत फेंकिए, क्या बालकृष्ण भट्ट का है। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। परंपरा बंधन नहीं, ये विद्यानिवास मिश्र जी का है भाई। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। होली है, प्रताप नारायण मिश्र जी का है। पीछे मत फेंकिए, बालकृष्ण भट्ट का है। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। परंपरा बंधन नहीं, ये विद्यानिवास मिश्र जी का है भाई। अगला क्वेश्चन है, इनको साथ में ही देख लेंगे, एक में ही, ठीक है। पंक्तियां हैं, ठीक है, किस किस के देखते हैं। प्रकृति जाके जोई अंग परी, समान पूछ कोटिक जो लागे सुधी न काहू करी। तो ये सूरदास की पंक्ति रहेगी भी। अभी प्रकृति जाके जोई अंग परी, समान पूछ कोटिक जो लागे सुधी न काहू करी भी, ये सूरदास की पंक्ति रहेगी। बहुविध चित्र बनाए के हरि रचो क्रीड़ा रास, जही न इच्छा झुलबे की ऐसी बुद्धि कहीं पास, ये कबीरदास की है भी। बहुविधि चित्र बनाए के रही रचो क्रीड़ा रास, जही न इच्छा झुलबे की ऐसी बुद्धि कहीं पास। तो कबीरदास की पंक्ति रहेगी। आगे है भी, थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुम सजन सकल बार बार हटकी। क्या भी, थारो रूप देखा अटकी, कुल कटन सजन सकल बार बार हटकी। तो ये मीराबाई की पंक्ति रहेगी। अगली है, गुर नित मोहि पर बोध दुखित, देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध, दंभिही नीति की भावाई। तो ये तुलसीदास की पंक्ति रहेगी। क्या भी, गुर नीत मोहि पर बोध दुखित, देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध, दंभिही नीति की भावाई। तो तुलसीदास की रहेगी भाई। अगली है, पुरुरव है, पुर सत्य है प्रही दुरापना वात इवा मस्मी। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है, ठीक है। जो ऊपर है ये उर्वशी में से लिया गया है। तो ये जो तृतीय अंक में है ये इस भाव बीज पर अंकित है। इसका स्रोत है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तृतीय उपनिषद या बृहदारण्यक पुराण। तो ऋग्वेद से इसका केंद्र है, बीज भाव इसका। पुरुरव है, पुरसते प्रेही दुरापना वात इवा मसीम, अर्थात हे पुरुरवा तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राय हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इस स्त्रोत्र ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें कुल 5 अंक है। कितने बार उर्वशी में अंक? 5 भाई। अगला क्वेश्चन है मिलान का, तो देखते हैं। सिंगार मंजरी, जो सिंगार मंजरी है तो ये किसकी है? तो चिंतामणि की है भाई, ठीक है। साहित्य सार मतीराम का है। तो रस सारांश भिखारी दास का है। प्रेम चंद्रिका देव की है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य सार मतीराम, रस सारांश भिखारी दास, प्रेम चंद्रिका देव की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? ठीक है भाई, कौन सी भाषा क्या है आर्य भाषा में शामिल नहीं है, ये हमें बतानी है। यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। तो अरबी भाषा क्या है? आर्य भाषा में शामिल नहीं है। यूनानी, लैटिन, फारसी क्या है? आर्य भाषाएं है। अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं, जबकि यूनानी, लैटिन और ये क्या है? आर्य भाषा रहेगी। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? सीमाएं टूटती है, एक दाने मिश्रण, शतरंज की मोरे, कथा कहो, उर्वशी। तो देखते हैं भाई कौन से इसमें शामिल नहीं है। तो भाई डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, पहला और चौथा इनका नहीं है, ठीक है।
तो सीमाएं टूटती है तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमाएं टूटती है तथा कथा कहो उर्वशी, ठीक है। तो सीमाएं टूटती है उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल जी है। कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। ठीक है, अब कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी है कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक। और सीमाएं टूटती है श्री लाल शुक्ल जी। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है एकदा ने मिश्रान्य, शतरंज की मोहरे, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाला तथा खंजन नैन। अगला क्वेश्चन है 45वां। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? क्या भाई विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविताओं से प्रेरित है, ये हमें बताना है। तो गिरिजा कुमार माथुर भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक गिरिजा कुमार माथुर की कविता मंजरी से प्रेरित है। गिरिजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान में, मैं वक्त के हूँ सामने आदि। अगला क्वेश्चन है अभिकथन है और कारण है भाई। क्या भाई? अभिकथन और कारण। अभिकथन है दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, ठीक है। क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है, ये गलत है भाई। तो ए सही है, आर गलत है, यानी सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं 47वां क्वेश्चन का क्या कुछ है, देखते हैं। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरिन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके हैं। इस छंद में प्रेसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? क्या भी मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। तो प्रेसी रूपवती है, प्रेसी के लिए उपयुक्त उपमान नए हैं, प्रेसी निर्दयी है, या प्रेसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो गुण या प्रवृत्ति का वर्णन, तो प्रेसी क्या है? निर्दयी है। मुख कमल समीप सजे, दो किसले के पुरन में के, जल बिंदु से दृश्य ठहरे कब, उन कानों के दुख किनके। इस छंद में प्रेसी निर्दयी है के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से ली गई है। अगला 48वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? तो जो मुर्दैया का रचनाकार है उससे संबंधित नहीं है, वो हमें बताना है। मुन्नर, सोमर, सुदेश्वर, मुनेश्वर। जो सुदेश्वर पात्र है वो मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मुर्दैया आत्मकथा के लेखक तुलसीदास है। इनके पात्र है मुन्नर, सोमर, मुनेश्वर। मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित है मुन्नर, सोमर और मुनेश्वर भाई। 49वां क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। तो ये वही वररुचि से कहा था। चंद्रगुप्त में किस पात्र की बात पर, ठीक है, तो वररुचि की बात पर प्रतिक्रिया दी थी चाणक्य ने भाई। चंद्रगुप्त नाटक में वररुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, मैं भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इस नाटक के प्रमुख पात्र है सिहरन, आम्भिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुवासिनी, अनिशा, कीर्तिजा, सेल्यूस आदि भाई। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? बिहारी सतसई की टीका, भगवान दीन, कविप्रिया की टीका, हरिचरण दास,
रामचंद्रिका की टीका जानकी दास, रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। तो डी ऑप्शन अपना गलत है। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण असंगत है। ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई टीकाओं के संगत युग्म देखते हैं। बिहारी सत्सई की टीका भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया की टीका सुरती मिश्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ठीक है, ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया। तो भाई इसमें जो आदिम रात्रि की महक है वो ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। ठीक है, आदिम रात्रि की महक क्या है? ये कहानी है। और ठुमरी क्या है? कहानी संग्रह है, ये इसमें संकलित नहीं है। तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया कहानी ठुमरी संग्रह में है, ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी की एक कथा है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। अगला क्वेश्चन है 52वां, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? ठीक है, तो बाहर की बोली, गवारी, भाकापन, तत्सम। तो तत्सम है वह इसका आंसर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की। ठीक है भाई, कौन कौन से किस किस से मुक्त रखने की बात की थी? ठीक है, इंशा अल्लाह खां ने तो बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की, गवारी, ब्रजभाषा, अवधी आदि और भाकापन संस्कृत के शब्दों का मेल। तो इनसे तो परहेज रखने की बात की थी, लेकिन तत्सम से परहेज रखने की बात नहीं की थी। 53वां क्वेश्चन है, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? तो देखते हैं। राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है? नहीं। नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है? नहीं। नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है? नहीं। राधा की रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। डी ऑप्शन ठीक है भाई। ठीक है, तो इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। यह पंक्ति बिहारी दास द्वारा बिहारी सत्सई से ली गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? तो देखते हैं। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ। गलत। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। गलत। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है। क्या भाई? इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है केशवदास की। तो ए और 4 बिल्कुल ठीक है। केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि तथा इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है। केशवदास अलंकारी वादी कवि हैं। इनकी कृतियां हैं रसप्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देव चरित्र, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता आदि। तो अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो भाई हम सीधे सीधे इनको देख लेते हैं। ये रहा श्री पाठक, इनका जन्म हुआ था 1858 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म हुआ था 1865 में। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म हुआ था 1883 में। राम नरेश त्रिपाठी का हुआ था 1859 में। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। ठीक है, तो कन्यादान, परीक्षा, सच्ची वीरता, बसंत की हवा। ठीक है, तो कन्यादान और सच्ची वीरता ये अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। तो 1 और 3 ठीक रहेगा। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सच्ची वीरता और कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध है पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट ह्यूटन। ये सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं?
तो सही तथ्य हमें बताने हैं। उनका जन्म पटियाला में हुआ था। नहीं भाई, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बिल्कुल ठीक है। तो 2 तो ठीक हो गया। तो जहाँ पे 4 है इसको काट दो, 1 और 4 को। पहला तो गलत था, पहला गलत था ना, तो इसलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो देखते हैं दूसरा ठीक है, तो दोनों में है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। देखते हैं आगे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो। नहीं, ये भाई गलत। तो दूसरा और तीसरा ठीक है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है कि वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ भी पूछना है तो हिंदवी में पूछे। ठीक है, हिंदवी में पूछे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहलिया, मुकरिया, दो सुकने, गजल आदि। भाई अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरता का अंकन किस उपन्यास में किया गया है। ठीक है भाई, स्वाधीनता प्राप्ति से पहले पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उनसे जुड़ी क्रूरता का अंकन किस उपन्यास में किया गया। कड़िया, तमस, झरोखे, बसंती। तो आप सभी को पता होगा इसमें किया गया है, तमस में किया गया है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरता का अंकन तमस उपन्यास में किया गया। तमस 1973 ईस्वी का उपन्यास है और ये भीष्म साहनी जी का है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है झरोखे, कड़िया, कुंतो, मैयादास की माड़ी, नीलू नीलिमा नीलोफर। भाई ठीक है। 59वां क्वेश्चन है अपना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। ठीक है, मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। झूठा सच ये क्या है, सबसे पहले आएगा। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देख लेते हैं, सीधा क्रम से है। झूठा सच यशपाल का है। ठीक है, 2 पार्ट इसके, एक 1958 में आया, एक 1960 में आया। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1968। मानस का हंस अमृतलाल नागर 1972। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती 1979 में। तो पहले झूठा सच आया 1958 में। ठीक है, दोनों इसके जो पार्ट है पहले आए हैं राग दरबारी से। अगला क्वेश्चन है 60वां, निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। क्या भाई, इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। तेन, हिंगल, विको, वोल्टेयर। ठीक है, तो हिंगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हिंगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यही प्रतिपादित किया है कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है। तो एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी, ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर हमें बताना है। तो भाई एक टायर की कहानी है और लेखक के चालक की कहानी। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी तथा लेखक के चालक की कहानी सही है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी के यात्रा वृत्तांत के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ जी हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रा वृत्त है एक बूंद सहसा उछली। ये 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अरे यायावर रहेगा याद ये 1953 में प्रकाशित हुआ था। भाई अगला क्वेश्चन है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की नाक से प्यारी होती है, हमें तो अपनी नाक कितनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है। वो देखते हैं आगे। धनिया, झुनिया, सिलिया, पटेश्वरी। तो धनिया का ये कथन है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भावाभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। गोदान उपन्यास के पात्र है होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दीन, माता दीन, मेहता, मालती, राय साहब आदि। रामचंद्र द्वारा रचित अन्य उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला और गबन। अगला क्वेश्चन है,
प्रिय प्रवास के संदर्भ में सही तथ्य है। ठीक है, जो प्रिय प्रवास है उसके संबंध में सही तथ्य हैं वो हमें बताने। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग नहीं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, बिल्कुल ठीक है, तो ए वाला कट हो गया। तो इसके छंदों में तुकांता नहीं है, ये भी क्या है, ठीक है। इसमें 27 सरग नहीं है भाई, ये गलत है, तो डी ऑप्शन ठीक है, 2 और 3 ठीक है। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य यह है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है तथा इसके छंदों में तुकांता नहीं है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी है। यह महाकाव्य 17 सर्ग हैं भाई। इस महाकाव्य में कितने 17 सर्ग हैं। छंद और भाषा के संबंध में हरिओं ने कहा है, भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है भाई। 64वां क्वेश्चन है भाई अपना, पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद। ठीक है, कवि और प्रेमी एक ही नहीं, प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता जबकि कवि देह से दूर जाता है। ठीक है, ये इसका नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ये है भाई। ठीक है, कुसुम और कामनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर है, ये नहीं है। प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है, ये भी पुरुरवा का कथन है। तो दूसरा और चौथा इसका कथन रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन अपना ठीक है। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ तथा प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है भाई। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है भाई, कितनी संख्या है, 9, 5, 7, 13। ठीक है, तो देखते हैं। तो भाई 7। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है, 7 है। परिंदे 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कहानी संग्रह के लेखक है निर्मल वर्मा। ठीक है, कितनी संख्या भाई, तो 7 कहानियां हैं परिंदे में। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कव्वे और काला पानी ये 1983 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मिलान का। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है, तो देखते हैं। लाहौर उसने कहा था में है भाई शिवपालगंज बाणभट्ट की आत्मकथा। कान्याकुब्ज ये है झूठा सच में, सॉरी भाई 1 मिनट, लाहौर झूठा सच में है। शिवपालगंज राग दरबारी का है भाई। कान्याकुब्ज जो है बाणभट्ट की आत्मकथा का। अमृतसर उसने कहा था। ठीक है, तो ये जगहों के नाम है, स्थान है, ये ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। स्थान संबंधित उपन्यास, लाहौर झूठा सच में है, शिवपालगंज राग दरबारी में, कान्याकुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा में, अमृतसर उसने कहा था में स्थान है भाई। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कौन नहीं है ये हमें बताना है। तो मलुकदास, बाबा लाल दास, ईश्वरदास, सुंदरदास। तो जो ईश्वरदास है वो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ईश्वरदास सगुण भक्ति काव्य के कवि है, जबकि मलुकदास, बाबा लाल दास, सुंदरदास निर्गुण भक्ति के कवि रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। काव्यदर्श, औचित्य, विचार, चर्चा, काव्य अलंकार, सूत्र, अभिनव भारती। तो काव्यदर्श पहले आएगा दंडी जी का। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा काव्य अलंकार श्रुति। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। सूत्रवृत्ति है भाई। काव्यदर्श दंडी का है 6वीं शताब्दी। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन का है 8वीं सदी। अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है 10वीं सदी। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है। ठीक है, रस से संबंधित बताने हैं। 10 रूपक, काव्य दर्श, साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार। तो देखते हैं।
तो भाई 10 रूपक और साहित्य दर्पण, ठीक है, 10 रूपक और साहित्य दर्शन 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। 10 रूपक साहित्य दर्पण, 10 रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय हैं और साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ हैं और ये रस संबंधी ग्रंथ है भाई। 17वां क्वेश्चन है शब्द यथोर्थ यथा शब्दार्थ यथार्थवतस्य भावे विद्या साहित्य विधा किसका कथन है? तो ये कुंतक राजशेखर का, भोजराज का, राजशेखर का है। तो राजशेखर का कथन रहेगा। तो प्रमुख काव्य शास्त्री वे उनके कथन, तो राजशेखर है उनका है शब्द यथेथा पतस्य है भावने विद्या साहित्य विद्या, राजशेखर जी का कथन है। शब्दार्थ साहित्य वकर कवि व्यापक शार्ली कुंतक का है। रसानवंती कवि कुंरवन कीर्ति परिचित्य विदंती भोजराज का है। वाक्य रसात्मक काव्य ये है हमारे विश्वनाथ का। बच्चन सिंह के अनुसार कविता से संबंधित सही कथन कौन से हैं? तो ये हमें बताना है। बच्चन सिंह के अनुसार तो जीवन की संकुलिता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया। ठीक है, परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया गलत है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्र किया गया है, ये भी ठीक है। कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता, ये क्या है? गलत है। तो पहला और तीसरा ठीक है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। बच्चन सिंह का परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन है। जीवन की संकुलित परिवर्तन और द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। परिवर्तन कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रेड महाकाव्य कहा है। क्या भाई? जो परिवर्तन कविता है उसको समालोचकों ने क्या है? ग्रैंड महाकाव्य कहा है। परिवर्तन कविता किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है, रोला छंद में रचित है। ये बातें आपको अच्छे प्रकार से याद रखनी है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख काव्य कृति है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्या। अगला क्वेश्चन है सूची को सूची 1 से मिलान कीजिए। दलित जीवन, राजनीति बोध, जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथात्मक शैली। ठीक है, तो देखो सी का 2 हो गया। दलित देखो ए का 4, धरती धन्य अपना, दलित जीवन पर है ये। देखो आ गया ना, दलित जीवन पर धरती धन्य अपना, यहीं से ही देख लेते हैं। धरती धन्य अपना दलित जीवन पर है आधारित ये, और जगदीश चंद्र इसके रचनाकार है। राजनीतिक बोध तमस में है। राजनीतिक बोध किसमें? तमस में। और विषम साहनी इसके लेखक रहेंगे। जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? मानस का हंस है। अमृतलाल नागर इसके रचनाकार रहेंगे। आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी अज्ञे जी इसके लेखक रहेंगे भाई। विषम सहानी के तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नत्थू मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन 1940 हुआ था और द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 में हुआ था। ठीक है, पहले भाग का क्या नाम था? उत्थान, और दूसरे भाग का संघर्ष। ठीक है, उत्थान 1940 में शेखर एक जीवनी का, और संघर्ष 1944 में भाई। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो करते हैं। अभिमन्यु अनंत, तो ये ट्रिनिडाड, तो ए का 3 हो गया, सॉरी मॉरिशस। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस। ठीक है, तो ए का 2 भाई 2 में है तो इसलिए कट हो गए। जोगिंदर सिंह कंवल ये क्या है? फिजी। सूर्य प्रसाद वीरे ये है सुरीनामा। सहोदरा शिव, तो ये है ट्रिनिडाड।
तो 2, 1, 4, 3, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। नीचे देखते हैं साहित्यकार संबंधित स्थान। तो अभिमन्यु अनंत किससे संबंधित है? मॉरिशस के। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी से। सूर्य प्रसाद वीरे सुरीनामा से। सहोदरा सिंह ये ट्रिनिडाड से भाई। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। करेक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें, गुलमोहर खोल उठा, इनके प्रमुख कविता संकलन है भाई। और जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन 1974 ईस्वी में मेरा देश मेरे लोग पुस्तक से प्रारंभ किया। धरती मेरी माता, करवटें, 7 समुंदर पार आदि इनकी प्रमुख उपन्यास है। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह दे रखे, सही अनुक्रम बताना है। असीमता के लिए, आलोक प्रभ, बलकम खुद, मन पवन की नौका। क्या भाई? मन पवन की नौका। देखते हैं, ये सीधा देख लेते हैं इसे। बलकम खुद 1951 ईस्वी में नामवर सिंह का निबंध है। क्या भी? बकलम खुद ये किसका है? नामवर सिंह का है, 1951 का। आलोक पर्व 1972 का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी। असीमता के लिए 1981 विद्यानिवास मिश्र। मन पवन की नौका 1982 कुबेरनाथ राय। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितरक, कुटिज आदि। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह चितवन की छा, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रलय की छाया आदि। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध प्रिया, नीलकंठी, रस आखेट, गंधमादन, विषाद योग आदि। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध संग्रह है इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। तो क्या कुछ लिखा है ये हम देखते हैं। तो देखते हैं, ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती हैं। ये नहीं कहा, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा था। ये है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो 2 और 3 हमारा ठीक, 2 और 4 ठीक रहेगा। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार या करा नहीं रहा। शुक्ल जी का एक अन्य कथन है ये, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। चंद्रदास शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती कहानी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रदास शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा है, यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशेषता और अर्थ गंभीरता वक्रता गुलेरी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। अगला क्वेश्चन है भाई, मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। मोहन राकेश के कहानी संग्रह दे रखे हैं, इनका अनुक्रम हमें लगाना है। तो देखते हैं, फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर। ये भाई मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं। पहले जानवर और जानवर आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक है। पीछे देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। नए बादल 1957 में, जानवर और जानवर 1958 में, एक और जिंदगी 1961 में, फौलाद का आकाश 1966 में। भी आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजंस और आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक है। भी आगे है हमारा यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तकें, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तकें हमें बतानी है। मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो मेरी लद्दाख यात्रा तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये दोनों राहुल सांस्कृत्यायन की क्या है पुस्तकें हैं भाई। तो यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तक मेरी लद्दाख यात्रा तिब्बत में 1.25 वर्ष। राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा साहित्य किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास आदि हैं।
मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यान की आत्मकथा है। विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। अगला है 78वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है। ठीक है, नई आंदोलन कहानी के भाई कहानीकार कौन से हैं, तो देखना है दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, राजेंद्र यादव। तो भाई निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के रचना कहानीकार है भैया। ठीक है, तो निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है। दूधनाथ सिंह एक कहानी आंदोलन के कहानीकार है। दूधनाथ किसके हैं? एक कहानी आंदोलन के। प्रमुख कहानी आंदोलन व उनके प्रवर्तक नीचे दे रखे हैं, देखते हैं। नई कहानी 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, से इसका टाइम माना जाता है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। एक कहानी 1960 गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह। सहज कहानी 1968 अमृत राय। समांतर कहानी 1972 कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979 राकेश वत्स। अगले क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं, तो देखते हैं। राम रावण के अनिगणित समर का इतना विराट और उदार चित्र अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है भाई, ठीक है, पहला ठीक है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है नहीं। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रीतम है, ये भी ठीक है, अप्रीतम है। तो इसमें राम एक देवी चरित्र के रूप में ये क्या है? गलत है। तो पहला और तीसरा ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। महाकवि निराला की काव्य रचना राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन निम्नलिखित है। राम रावण के अनिगणित समर का इतना विराट और उदार चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रीतम है। अक्टूबर 1936 ईस्वी में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक बांग्ला के कीर्तिवास रामायण का प्रभाव पड़ा है। इस कविता का मुख्य विषय राम रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। इसमें राम एक देवीय चरित्र के रूप में नहीं है। राम का अंकन युगिन से विद्रा के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। 80वां क्वेश्चन है, के बिरहन को मीच दे के आपा दिखलाए 8 पहर का दाखना मुँह पे सहाने जाए। तो इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन, विरह की अतिशयता का वर्णन हुआ है। के बिरहन को मीच दे के आपा दिखलाए 8 पहर का दाक्षिणा मुँह पे सहाना जाए। तो कबीर जी की उक्ति पंक्तियों में ये कबीर जी की पंक्तियाँ रहेंगी, विरह की अतिशयता की स्थिति है भाई। अगला है क्वेश्चन, राजभाषा आयोग 1976, राष्ट्रपति का आदेश 1955, राजभाषा अधिनियम 1960, राजभाषा नियम 1963 भाई। तो सही उत्तर का हमें चयन करना है, देखते हैं इसमें, सीधा ही देख लेते हैं। राजभाषा आयोग 1955 में भाई, राष्ट्रपति आदेश 1960 में हुआ, राजभाषा अधिनियम 1963 में, राजभाषा नियम 1976 में भाई। राजभाषा आयोग 1955, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976। अगला क्वेश्चन है, आगे है भाई भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1944 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जून 1955 ईस्वी को श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी मोही पियो भी छाजनी भई गाड़ी तन तिनोर भा झूरो खरी भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आंशिक माशुकों का निर्जर प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा भाई। यह आंशिक माशुकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक
सात्विक, मर्यादापूर्ण, माधुर्य मनोहर है। नागमती की वीर दशा के बारे में उपयुक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो राग दरबारी में किया गया, ऊपर भी आया था भाई ये। एक शिवपालगंज गांव का चित्रण श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किया गया है। राग दरबारी 1968 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्य प्रधान उपन्यास है। वैद, रूपन बाबू, बद्री अग्रवाल, रंगनाथ आदि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र है भाई। राग दरबारी के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। ठीक है, कौन लिखते हैं? गोपाल राय। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षण नारों के बावजूद घिसट रही है। जुलूस 1966 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। इसमें गोंडियार पूर्वी बंगाल गांव से विस्थापित एक युवती पवित्रता को केंद्र में रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन आगे है भाई। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी की क्या स्थापना है? निराला जी बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है, बिल्कुल ठीक है। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिकता विलक्षण की प्रवृत्ति है, नहीं। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे, नहीं भाई। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव था, बिल्कुल ठीक है। पहला और चौथा हमारा ठीक रहेगा, तो सी ऑप्शन अपना ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने स्थापना लिखी। निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। निराला पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला में लाक्षणिक विलक्षण लाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। साथ ही उनके कहना है कि जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन अरुचिकर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। 85वां क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? दीपक, रोमांच, उल्लेख, वैदर्भी। तो दीपक और उल्लेख ये अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं, दीपक और उल्लेख अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। दीपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। क्या भी उपमेय और उपमान का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। उदाहरण, संग ते जति, कुमंत ते राजा, मान ते ज्ञान, पान ते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मंद ते गुनी, नासगी बेगी नीति असुग सुधी। उल्लेख अलंकार, जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण, जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी, तिन जैसी देखी भूप महा रणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। ठीक है। रोमांच सात्विक अनुभाव के 8 प्रकारों में से एक है। रोमांच भाई आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद तय किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली। वैदर्भी रीति माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को वैदर्भी रीति कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, अभिकथन और कारण है। तो देखते हैं, अभिकथन, उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है, गलत है भाई, क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है, ये ठीक है। तो ए तो गलत है और आर सही है, तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा। ए असत्य है, आर सत्य है, डी ऑप्शन अपना ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। तो शौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। तो भाई वर्तमान हिंदी सबसे बाद में आएगा, तो 4 सबसे बाद में है, ए में ही 4 है, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक हो गया भाई। तो पहले कौन सी आएगी? शौरसेनी, फिर नागर अपभ्रंश, ठीक है, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही अनुक्रम निम्नलिखित है: शौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा का उत्पत्ति का अनुक्रम प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत या पाली, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, पूर्व हिंदी, वर्तमान हिंदी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो कामावृत्ति का, पाठ संरचना का, अहम का, विश्लेषण पद्धति का। तो पाठ संरचना का मनोविश्लेषणवाद से कोई संबंध नहीं है। पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड है। फ्रायड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया है। फ्रायड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियाँ बताई है, इदम, अहम और परम। इनमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से है, जिसे फ्रायड ने लिबिडो कहा है। अहम इदम का अंश है, जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है, जो तीसरी कसम कहानी है उसमें क्या चित्रित है ये हमें बताना है। फारबिसगंज, ओरहानी हिंगना, चेथरिया पीर या सिरपुर बाजार। तो भाई इसमें फारबिसगंज हुआ है और सिरपुर बाजार हुआ है चित्रित। तो पहला और चौथा ठीक है। तो फारबिसगंज और सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र है भाई। 90वां क्वेश्चन है हमारा, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया। क्या भी तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का, रविंद्रनाथ टैगोर का, दिव्येंद्र लाल राय का या भूपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय का? तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन है भाई। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की क्या है? जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लगा था। कितने वर्ष का भी? 14 वर्ष का लंबे समय लगा था। तो भाई नीचे एक अवतरण दे रखा यानी एक गद्यांश दे रखा, उसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो देखते हैं, पशु तत्व से मनुष्य में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुँच प्राय अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है। स्वर्ग या सवर्ग या पशु मात्र को सताने वालों तक नहीं पहुँचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रम से बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का सम्मार्ग सतम काव्य है। ठीक है, क्या है भाई? सम्मार्ग सतम क्या है? काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पशुओं का क्रोध सीधे सीधे अपने सताने वालों के प्रति होता है, नहीं है वो पूछा है, बिल्कुल ठीक है। पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं, ये क्या है? गलत है। पशुओं का प्रेम अपने बच्चों और मालिक के प्रति ठीक है। पशुओं का प्रेम मनुष्य के प्रेम से सीमित होता है, ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है इसका? यानी ठीक है, यानी गलत है ये ऑप्शन तो ठीक रहेगा। पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। अगला क्वेश्चन है 92वां, उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य के क्रोध और करुणा पशु से अधिक व्यापक नहीं, गलत है। मनुष्य के क्रोध और करुणा मनुष्य तक सीमित है, गलत है। मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है, ये ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। अगला है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है? काव्य भाव उत्तेजना के माध्यम से जीवन का
कायाकल्प करता है। बिल्कुल ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य की सौंदर्यानुभूति सभी प्राणियों में व्यापक। बिल्कुल ठीक है। मनुष्य की सौंदर्यानुभूति पशु जाति से बढ़ी चढ़ी है। ठीक है। मनुष्य जड़ चेत सबके सौंदर्य पर रीझने वाला श्रेष्ठ प्राणी है। ठीक है। मनुष्य की सौंदर्यानुभूति प्राणीतर है। नहीं भाई, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 95, उपयुक्त अवतरण के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति में पशु से बढ़कर है। गलत है। मनुष्य अपने ज्ञान प्रसार से पशु से घटकर है। गलत है। मनुष्य का भाव प्रसार पशु जाति से सीमित है। गलत है। मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है। ये ठीक है भाई। आगे फिर एक अवतरण है, ये पढ़कर फिर हमें क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। आगे है, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूल समस्याएं बहुत बदल गई है, यही क्या है, सही नहीं है। परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा बढ़ गई है, ये सभी तो ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन ठीक नहीं है। यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। दूसरों के अधीन न रहना, किसी को अपने अधीन न रखना, अपने को अपने अनुशासन में रखना, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन हमें बताना है। हमें अपनी परंपरा का सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। गलत है। हमें अपनी परंपरा की सड़ी गली चीज़ों को सीने से चिपकाए रखना चाहिए। गलत है। नए अनुसंधान से के जोश में हमें अपनी परंपरा को पूरी तरह नकार देना चाहिए, भी क्या है, गलत है। नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की अच्छी बातों को बचाकर रखना चाहिए, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पुराने का मोह हमेशा उपेक्षित है। नहीं। पुराने को विवेकपूर्ण ग्रहण करना चाहिए, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है? ठीक है, अनुपयुक्त बताना है, यानी गलत है। हम अधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त है, ये क्या है, गलत है, अनुपयुक्त है भैया। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, तो भाई इसी के साथ भी आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।